हो गया। हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग का दूसरा दिन है। हम लोग पूरी तरह रेडी हैं इस क्विज को करने के लिए। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। तो कल हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चन लिए थे जो कि ज्योग्राफी का था, यानी इंडियन ज्योग्राफी में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया था। आज हम लोग पहले करेंगे बायोलॉजी से, जिसमें हम लोग बायोलॉजी का परिचय स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का परिचय स्टार्ट करने के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ऑर्गेनिक, यानी मानव अंगतंत्र। मानव अंगतंत्र में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, यानी कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या एक लाइन हम कहना चाहेंगे? अरे ठीक है, एक लाइन हम कहेंगे कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों इन संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, यदि हम जीवन में कुछ भी करते हैं तो कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे, कारण उनका काम ही है त्रुटि निकालना। बस त्रुटि पर ध्यान नहीं दिया जाए, और यह तो क्यूज है, इसमें त्रुटि तो कहीं चांस ही नहीं बनता है। फिर भी शुरुआती दौर में हम लोग कहीं ना कहीं हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन मिस नहीं होगा। तो लोगों का काम है त्रुटि निकालना, उस त्रुटि पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ना है। कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए मन को इतना मजबूत बनाना है कि हम किसी भी असफलताएं को झेल सके, उसका हम सामना कर सके। इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ठानने से सब कुछ होता है। जीतना है तो जिद करो, जीतना है तो जिद करो, जिद से सब कुछ मिलता है या सब कुछ संभव है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो हम बायोलॉजी का आज हम शुरुआत करेंगे। तो बायोलॉजी साइंस, चलो बाबुल कुमार आ जाओ। तो बायोलॉजी में हम सबसे बोलेंगे, बायोलॉजी का यदि बोला जाए तो बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ये साइंस का ब्रांच है। बायोलॉजी कौन सी है? साइंस का ब्रांच, यानी साइंस का शाखा है बायोलॉजी, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। अब पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल, अरस्तु। अच्छा, जीव विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग। कौन कौन? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। यस। हाँ, जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल। थोड़ा आवाज़ देखो। जूलॉजी का पिता अरस्तु को जूलॉजी का पिता कहा जाता है। और बायोलॉजी का पिता कौन सी हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। एक तो एम्ब्रियोलॉजी होता है, यानी भ्रूण विज्ञान का जनक भी कौन हो जाएगा? अरस्तु ही हो जाएगा। भ्रूण विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बॉटनी में हम लोग अध्ययन करते हैं वनस्पति के बारे में। वनस्पति कहने का अर्थ हुआ पेड़ पौधों के बारे में। पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना है। क्या बोलो? फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। ठीक है। तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बाबुल कुमार, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? भ्रूण विज्ञान का जनक भी कौन सी होगा? अरस्तु होगा। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग नॉन लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में क्या करते हैं? लिविंग चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, बायो और लोगोस से। बायो और लोगोस से बना है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, यानी जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और यह एक ग्रीक वर्ड है, यानी बायोलॉजी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? लेमार्क ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था सन 1802 ईस्वी में। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, किसने किया था? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा। ठीक है, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, थोड़ा सा नाम अल्टर्ड है। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सन 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो अगला क्वेश्चन यदि पूछा जाए,
जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो भाग में, जूलॉजी और बॉटनी। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। स्टडी ऑफ एनिमल कौन सी हो जाएगा? जूलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट कौन सी हो जाएगा? बॉटनी। तो चलिए, अच्छा एक तो बुक है अरस्तु का, जो एक तो बुक है जो कि जूलॉजी के ऊपर लिखा गया है, यानी जीवधारियों के ऊपर लिखा गया है, उसका नाम है द हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया। बॉटनी के ऊपर जो यानी वनस्पति के ऊपर जो लिखा गया बुक है, जो कि थियोफ्रेस्टस ने लिखा है, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम, हाँ ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, हम बोल चुके हैं अरस्तु, ठीक है। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन का हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी का मतलब होता है साइटोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एगो साइटो एगो लॉजी। साइटो का मतलब सेल यानी कोशिका, लॉजी का मतलब स्टडी यानी अध्ययन। कोशिका के बारे में अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। तो यह शरीर की जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। हमारा जो शरीर है किससे बना है? कोशिका से। कोशिका से क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। टिश्यू से अंग से अंगतंत्र से पूरा शरीर। कोशिका से उत्तक से अंग से अंगतंत्र से पूरा शरीर बनता है हम लोग का, यानी एक ढांचा। अच्छा, शरीर जो है, शरीर किस चीज़ से, हम लोग का शरीर किस चीज़ से ढका हुआ है? त्वचा से। शरीर किस चीज़ से ढका हुआ है? त्वचा से यानी स्किन से हम लोग का शरीर ढका हुआ है। इसलिए हम लोग का एकदम सुंदर शरीर देखने में लगता है। यदि इस त्वचा नहीं रहे तो कौन सी हो जाएगा? देखियो कोई डर जाएगा। तो सबसे पहले तो जीवन नहीं संभव है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था? बोले, कौन बोलेगा? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि मृत कोशिका था, वो लिविंग नहीं था, यानी जीवित कोशिका नहीं था, मृत कोशिका था, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में। डेड सेल यानी मृत कोशिका था, ठीक है। तो लिविंग, अब कहा जाए कि तो डेड सेल था, तो लिविंग सेल का खोज किसने की दिया? लिविंग सेल का खोज किसने किया था? यस, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था कि ल्यूवेनहॉक ने किया था? बोलो, ल्यूवेनहॉक ने किया था 1673 में। जीवित कोशिका की खोज 1673 में ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। अमृत कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल शब्द किसने दिया? सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने। सेल शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं सोन ने दिया। सेल शब्द किसने दिया? स्लाइडेन एंड सोन। नो, सेल शब्द रॉबर्ट हुक ने दिया, सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं सोन ने दिया, ठीक है। ऑल द लिविंग बीइंग आर मेड ऑफ, किससे बना है? सेल से। ऑल द लिविंग मेड बाय सेल। जितना भी लिविंग है, चाहे वो जंतु हो या हम लोग हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, कौन चीज़ बना है? सेल से ही बना है। और शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। तो अब हम जानेंगे स्मॉलेस्ट सेल की यदि बात किया जाए, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स, छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल कौन सी हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा। ये ह्यूमन में बात किया जाए, ह्यूमन सेल यानी मनुष्य कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका। अच्छा, अंडाणु में किस में? अच्छा सुजीत कुमार, अंडाणु किस में पाया जाएगा? महिला में कि पुरुष में? महिला में। शुक्राणु स्पर्म पुरुष में पाया जाएगा। हाँ यस। अच्छा बोलो तो, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? शुक्राणु। स्पर्म सेल यानी शुक्राणु कोशिका। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? अंडाणु कोशिका। अंडाणु जो कि महिला में पाया जाता है। अब हम बोलेंगे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सा हो जाएगा? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे नर्व सेल कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टिश्यू का। हिस्टोलॉजी टिश्यू का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन। ये सब जान रहा है? चलो पूछते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन? चट्टान का अध्ययन। ओनेडियोलॉजी स्वप्न का अध्ययन। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, ठीक है। पैलेंटोलॉजी
जीवाश्म का अध्ययन। पैलेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के आंतरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के आंतरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। मोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के बाहरी संरचना का अध्ययन मोर्फोलॉजी में किया जाता है। पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के बाहरी संरचना, उसका बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इंट्रोडक्शन में तो बहुत कुछ है, अध्ययन के ऊपर क्वेश्चन है तो लगभग 100, मेन में होगा तो 100 होगा क्या, मुख यदि जो पूछा जाता है 100 होगा। इसको धीरे धीरे करते रहेंगे। जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है उस टॉपिक की ओर बढ़ें, यस बढ़ा जाए तो उस टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हमारा मुख्य टॉपिक है। पेज नंबर कौन बोलेगा? यही है, ठीक है। अच्छा बोलो, हम लोग जंतु भी यानी बायोलॉजी में पढ़ेंगे जूलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी आता है जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? मानव अंग तंत्र यानी ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा बोलो, इंट्रूमेंट्री सिस्टम अध्यावरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रूमेंट्री सिस्टम अध्यावरण तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अध्यावरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? त्वचा और त्वचा के विकृत रूप का अध्ययन करते हैं। अध्यावरण तंत्र में त्वचा और त्वचा के विकृत रूप के बारे में। मानव तंत्र में हम लोग पढ़े अध्यावरण तंत्र, जिससे हमारा शरीर ढका रहता है। हमारा शरीर ढका रहता है, किससे ढका रहता है? त्वचा से ढका, त्वचा से ढका रहता है। और त्वचा का विकृत रूप क्या होगा बाबुल कुमार? खुर, नाखून हो जाएगा, खुर हो जाएगा, सींग हो जाएगा, पंख हो जाएगा, बाल हुआ, ये सब त्वचा का ही विकृत रूप है। अच्छा बोलेंगे, असम में जो काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइनोसिरस, यानी उसे हम एक सिंगी गैंडा कहते हैं। यह पूरे विश्व पटल पर एक ऐसा जगह है, ऐसा स्थान है, पूरे दुनिया में अपना छाप छोड़ा है, जो कि एक सिंगी गैंडा के लिए प्रचलित है। और यह आकर्षण का केंद्र है, पर्यटक का केंद्र है। यहाँ पर मतलब घूमने का एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। यह जो है राइनोसिरस का जो सींग है, वास्तव में सींग है कि कौंची है? बालों का गुच्छा। बालों का गुच्छा है। वो एक सिंगी गैंडा है ना, वास्तव में कौंची है? वो बालों का गुच्छा है, ठीक है। अच्छा, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम की राजधानी? 7 सिस्टर्स के नाम से किसे जाना जाता है? असम को। 7 बहनों वाला राज्य असम को जाना जाता है। भारत में यदि पूछा जाए कि चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? असम में ही होता है। उसके बाद दार्जिलिंग में भी होता है। यदि बिहार में पूछा जाए चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? किशन में। अब पूछा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में। सबसे बारिश ज़्यादा जो होती है किशनगंज में। अब भारत की तुलना में पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मेघालय में, मौसिनराम मेघालय। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है मौसिनराम मेघालय में। बिहार में पूछा जाए तो किशनगंज। कैसे? किशनगंज के बगल में कौन सा बॉर्डर है? दूसरे राज्य का बॉर्डर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद यदि कंट्री कोई है तो कौन होगा? नेपाल। अच्छा, बिहार का चौहदी, जैसे बिहार का चौहदी उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बीच बीच में कोनो जनरल क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए, हम लोग थे मतलब अध्यावरण तंत्र जो है, हम लोग का शरीर ढका हुआ है त्वचा से ढका हुआ है। अब ऋषि कुमार के लिए स्पेशल सवाल है, त्वचा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। चलिए, विटामिन डी, नया चीज़ सीखने को मिला। विटामिन डी नहीं पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। त्वचा में मेलानिन नामक वर्णन पाया जाता है। मेलानिन वर्णन। अच्छा, कोई इंसान सांवला है या गोरा है, कौन निर्धारित करेगा? मेलानिन वर्णक। मेलानिन वर्णक ही ऐसा वर्णक है जो कि आदमी गोरा होगा कि ब्लैक होगा। साउथ इंडिया में काला काला आदमी रहता है, यानी काला मतलब सांवला, बहुत ही सुंदर होते हैं। हमारे भारत के जितने भी भाई बहन हैं एकदम बेहतरीन होते हैं। यहाँ का वातावरण ऐसा है, यहाँ का सभ्यता और संस्कृति ऐसा, सभी बेहतरीन है। लेकिन यदि साउथ अफ्रीका की बात किया जाए तो वहाँ पर काला महादेश के नाम से साउथ अफ्रीका को जाना जाता है। तो चलो, तो भारत यानी साउथ इंडिया में जाइए, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? झोंसाइल मिलेगा, थोड़ा सा सांवला मिलेगा। वो मेलानिन के कारण ही। आ जम्मू कश्मीर की तरफ एकदम सुंदर मिलेगा। क्या रहे? एकदम जन्नत की नगरी, जन्नत का राज्य जो है, संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर।
एकदम मिलेगा, अच्छा अच्छा एक सुंदर देखने को मिलेगा। हम लोग भी एकदम अच्छा है, हम लोग भी यहाँ पर क्या है, यानी मेलानिन के कारण ही रंग डिसाइड होता है कि गोरा होगा कि सांवला होगा। अच्छा बोलो, मेलानिन यदि ज़्यादा है तो आदमी का रंग कैसा होगा? ब्लैक। सांवला होगा, सांवला बोल सकते हैं। यानी कृष्ण भगवान का जो कलर है सांवला कलर, तो सांवला कलर तो कृष्ण भगवान का है, बहुत अच्छा रंग है क्या? गोरा। यदि वर्ण कम रहेगा तब गोरा होगा। तब गोरा होगा। जैसे ऋषिदेव एकदम गोरा है, इसमें बाबुल कुमार। हम लोग तो कौन सी वर्णक ज़्यादा है ना रे, मेलानिन ज़्यादा, सांवला है। चलिए, हमारे त्वचा में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। हमारा जो त्वचा है, शरीर का जो त्वचा क्या करता है, विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, संश्लेषण करता है, अवशोषित का। यदि हम धूप में बैठ जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, विटामिन डी को ले लेते हैं। यानी सुबह में 10 बजे से पहले सुबह की धूप को हम लोगों को लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उससे होता क्या है, हैप्पी हार्मोन स्रावित होता है, मन तरोताज़ा हो जाता है। सुबह के धूप से हमें ताजगी आती है, शरीर में ताजगी का अनुभव होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन डी? विटामिन डी। बोलिए दिए, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। चलिए, बोला भी जाता है। त्वचा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नाम बोल दो। बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और बाह्य त्वचा। फिर से बोलो। बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, वश्य उत्तक। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, मध्य त्वचा डर्मिस, उसके बाद एडिपोज टिश्यू यानी वश्य उत्तक। ये त्वचा का 3 गो परत होता है। हमारा जो त्वचा है उसका 3 परत, एपिडर्मिस, डर्मिस, एडिपोज टिश्यू। बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, वश्य त्वचा, वश्य उत्तक। ठीक है। हमारा त्वचा किस विटामिन का संश्लेषण करता है? विटामिन डी का संश्लेषण करता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन रहता है? गाजर में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन ए। पका हुआ फल में? नहीं। विटामिन ए पका हुआ फल में। अच्छा, पका पपीता में? पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पकड़े पिंकू पके पेड़ को, पकड़े पिंकू पका पपीता। क्या रे? चलो, कौन किस फिल्म का डायलॉग है रे? उसमें विटामिन ए पाया जाएगा। जितना भी पका हुआ फल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। उधर बैठा हुआ है एक छोटका बच्चा, वो भी बोल रहा है सी। चलिए, क्लास 5 में है, वो भी बोला विटामिन सी। ठीक है, तुम्हारा आदित्य कुमार ठीक है। तो वश्य उत्तक हमारे शरीर में ऊष्मारोधी का काम करता है। वश्य उत्तक जो है हमारा शरीर में उष्मारोधी का कार्य करता है। अच्छा, ऊष्मारोधी का मतलब बता सकते हो? उष्मारोधी का मतलब होता है कि शरीर के अंदर के ताप को बाहर नहीं आने देता है और बाहर के ताप को शरीर के अंदर जाने नहीं देता। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, जलीय जीव के त्वचा के बाहरी भाग में किसका आवरण होता है? अल्फा केराटिन का। जलीय जीव जो होता है, जैसे मछली है मान लो, तो उसका जो बाहरी त्वचा होता है, मतलब कौन सी का होता है, आवरण जो होता है, जलरोधी आवरण अल्फा केराटिन का बना होता है। अब है मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम जिसे हम कहेंगे। मांसपेशी तंत्र में मस्कुलर सिस्टम जिसे हम कहेंगे। हमारे शरीर में कुल मांसपेशी की संख्या होती है 639। मांसपेशियों की संख्या 639। हमारे शरीर में मांसपेशी की संख्या 639 होती है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 639 यानी 639, 639, 639। मानव शरीर में मांसपेशी कुल संख्या 639। मानव शरीर में हड्डी की संख्या 206। बच्चों में हड्डी की संख्या 200, 300। बच्चों में 300। चलिए, बच्चों में नवजात शिशु में 300, नवजात शिशु में 300, और उसके बाद बच्चों में 208 और बड़ों में 206। ठीक है। अब चलिए, अब है मांसपेशी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मांसपेशी 639 है। मांसपेशी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? ऐच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक और ऐच्छिक मांसपेशी होता है, अनैच्छिक मांसपेशी होता है। और बाबुल कुमार का सही जवाब आया हृदयगत मांसपेशी। दिमाग को थोड़ा फास्ट करना है। दिमाग फास्ट तो जिंदगी फास्ट, दिमाग स्लो तो जिंदगी स्लो। यानी कहते हैं चेंज योर थिंकिंग एंड चेंज योर लाइफ। सोच बदलो तो जिंदगी बदल गया। सोच बदलेगा तब ना जिंदगी बदलेगा। सोचे नहीं बदलेगा, पुराना ढर्रा का सोच रखेगा, जिंदगी बदल जाएगा। सोच को क्या करना है? अपडेट करना है। सोचो बड़ा तो करो बड़ा, होगा बड़ा। हाँ, सही है। अब हर चीज़ में मेरा है अथी नहीं ना, या बिल्कुल राइट। चलिए, मज़ा आता है रे। चलिए, आगे जो है
तो हम बोल रहे थे मांसपेशी की संख्या 639 है, ठीक है, जिसमें ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदयगत मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी मतलब जो अपने इच्छा अनुसार काम करता है। अनैच्छिक मांसपेशी जो इच्छा अनुसार काम नहीं जो हमारा इच्छा नहीं है और फिर भी वो कर रहा है। काम कर रहा है। अच्छा, इसको देखते हैं ऐच्छिक मांसपेशी। इसे कंकालीय मांसपेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक मांसपेशी को कंकालीय में किस मांसपेशी को कंकालीय मांसपेशी कहा जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी को कंकालीय मांसपेशी भी कहा जाता है। हृदयगत मांसपेशी यह केवल हृदय में पाया जाता है। हृदयगत मांसपेशी किस में पाया जाता है? हृदय में। केवल हृदय में पाया जाता है। अच्छा बोलो। हृदय मांसपेशी भी हाँ ऐच्छिक मांसपेशी है। हाँ, यस, हृदय का जो मांसपेशी है अनैच्छिक मांसपेशी। अच्छा, हम कहेंगे मेरा हृदय धड़ को तब धड़केगा। नहीं, हम सो जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं तो क्या करता है? हृदय धड़कते रहता है, सांस चलती रहती है, ब्लड का फ्लो होते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। ये सब क्या है बोलो? यानी हम नहीं भी चाह रहे हैं कि कम हो रहा है। अच्छा, हम बोलेंगे मेरा सांस रुक जाओ तो संभव है? दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगेगा। बहुत रोक पाएंगे तो कितना देर रोक पाएंगे वो तो करिए कि ना पता चलेगा, और तुरंत अफड़ने लगेंगे। तो सो जाओ मेरे मुन्ना राजा, फिर भी धड़कन चलते रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन चलते रहेगा, और सब क्या सब चलते रहेगा बोलो। अच्छा, हृदय ध्वनि जो होती है, हृदय जो ध्वनि होता है उसका आवाज़ कैसा होता है? लब डब। हाँ, लब डब की ध्वनि होती है ना, उसका जो होता है लब डब, लब डब। चलो ठीक है। अच्छा, लगातार काम करने के बाद शरीर में कौन सा अम्ल जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के कारण ही, लैक्टिक अम्ल यदि हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाए तो हमारे शरीर में क्या होता है? थकान महसूस होना है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है। लैक्टिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो कि शरीर में ज़्यादा काम करने के बाद यदि उसका मात्रा बढ़ जाए तो हम लोग को थकान महसूस होती है। अब है कंकाल तंत्र, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। उससे पहले है मांसपेशी। मांसपेशी हड्डी के द्वारा टेंडन से जुड़ा रहता है। बोलेंगे मांसपेशी हड्डी के द्वारा किससे जुड़ा रहता है? टेंडन से, जिसे हम बोलते हैं MBT, मसल्स बोन टेंडल, यानी मांसपेशी बोन टेंडल, यानी मसल्स बोन टेंडन। मांसपेशी जो है हड्डी से जुड़ा रहता है टेंडन के माध्यम से। उसके बाद MBT, अच्छा, BBL, हड्डी और हड्डी किससे जुड़ा रहता है? लिगामेंट से। BBL, हड्डी और हड्डी किससे जुड़ा रहता है? लिगामेंट से। हड्डी और हड्डी लिगामेंट से जुड़ा रहता है। हड्डी और हड्डी लिगामेंट से जुड़ा रहता है। उसके बाद हड्डी और बोन, मसल्स और बोन टेंडन से। मांसपेशी और हड्डी टेंडन से जुड़ा रहता है। लेकिन यदि हड्डी और हड्डी लिगामेंट से जुड़ा होता है, हड्डी लिगामेंट से, हड्डी लिगामेंट से, हड्डी लिगामेंट से जुड़ा रहता है। उसके बाद मसल्स बोन टेंडन, मांसपेशी हड्डी टेंडन से जुड़ा होता है। मांसपेशी और हड्डी किससे जुड़ा होता है? टेंडन से जुड़ा होता है। थोड़ा सा अल्टर है, 2-4 बार सुनने से हो जाएगा, 2-4 बार बोलने से हो जाएगा। अब है कंकाल तंत्र, जिसे कंकाल तंत्र को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं कंकाल तंत्र को। अब है इसमें हम कार्टिलेज यानी उपास्थि एवं बोन और अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं, और बोन को हड्डी बोलते हैं यानी अस्थि बोलते हैं। उपास्थि, इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। उपास्थि में क्या पाया? कैल्शियम फॉस्फेट। उपास्थि में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। उपास्थि में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाए जाते। उपास्थि में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बोन में क्या सब पाया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के कारण की बोन ठोस होता है। ठीक है। हमारे हाँ, उपास्थि में केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उसके बाद है हमारे शरीर में नाक, कान, सभी लंबी हड्डी के शीर्ष भाग पर जो संधि होता है उसे वहाँ पर कौन सी होता है? उपास्थि के कारण। जैसे जोड़ है, यहाँ पर कौन सी है? उपास्थि है। उपास्थि मुलायम होता है। हड्डी जो मुलायम होगा कठोर होगा, हड्डी कठोर होगा, लेकिन उपास्थि मुलायम होगा। अस्थि, इसमें कैल्शियम फास्फोरेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अस्थि में यानी बोन में कैल्शियम फास्फोरेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, जिसके कारण यह काफ़ी कठोर होता है। यानी हड्डी जो होता है काफ़ी कठोर होता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में
गति जो हम लोग जो गति करते हैं कंकाल तंत्र के कारण ही गति करते हैं। बोलेगा ऋषिदेव कुमार। नवजात शिशु में हड्डी की कुल संख्या 308 नवजात में 300। सुजीत कुमार। बच्चों में 206 206 कि 208? बच्चों में 208, नवजात में 300, बच्चों में 208, बड़ों में 206। हमारे शरीर हड्डी में कितना प्रतिशत भाग कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है? 54%। हमारे शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट 54% पाया जाता है। और दुनिया का हर चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। लेकिन हमारे हड्डी में 54% भाग कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, जबकि इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में कौन सा नामक प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और उपास्थि में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी? फीमर की हड्डी। जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी एस्टेपीज या स्टेप्स। कान का जो हड्डी है एस्टेपिस बोला जाता है या एस्टेपीज बोला जाता है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेप्स भी बोला जाता है। और सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, जिसे क्या कहा जाता है सुजीत कुमार? डेंट्री, जिसे डेंट्री कहता है। जबड़े की हड्डी को डेंट्री कहते हैं। अच्छा, जबड़ा में जो होता है, जबड़ा में खांचा क्या होता है दांत के लिए? 32 गो। ऊपरी जबड़ा में 16 गो। सही है। ऊपरी जबड़ा में 16 गो खांचा, निचली जबड़ा में 16 खांचा। 16 खांचा में 16 दांत, नीचे में भी 16 दांत, यानी 16 दूनी 32 दांत। अब बच्चों में 2 दांत। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 यानी 20। बड़ों में 32। अस्थायी दांत की संख्या 32। अस्थायी दांत 32। मिल्क टीथ की संख्या 20 मनुष्य के पूरे जीवन काल में यदि पूछा जाए तो दांत क्या गो होता है? 52 गो। 52। कितना? 20 गो बच्चा में हुआ। बड़ा हुआ तो वो दांत 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक में वो दांत झड़ जाता है। 12 या 13 वर्ष तक, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक में बच्चों का दूधिया दांत झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद अस्थायी दांत आता है, जिसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो चलिए आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा बोलो तो एगो चीज़, हमारा तो जबड़ा दूग है। सबसे मजबूत हड्डी? सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी डेंट्री। अच्छा, 2 गो जबड़ा, एगो ऊपरी जबड़ा एगो निचली जबड़ा, तो कौन इसमें चल है, कौन अचल है? नीचे वाली जबड़ा चल है, अचल है? चल है, यानी चलते रहता है। अभी हम लोग बोल रहे हैं तो कौन सा जबड़ा काम कर रहा है? नीचे वाला। ऊपरी वाला एकदम स्थिर है, ऊपरी वाला स्थिर है, नीचे वाला अप डाउन हो रहा है, तब जाके हम लोग बोल पा रहे हैं। अच्छा बोलो तो दांत में थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हमारे मुंह में क्या सब पाया जाता है? लार, दांत, जीभ, ग्रासिका। ग्रासिका मुंह में पाया जाता है कि अंदर न है, यहाँ पर है? चलिए वो सब आगे करेंगे। ठीक है, करण कुमार बिल्कुल राइट। हमारे मुख में जो पाया जाता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्या जोड़ी लार ग्रंथियाँ? 3 जोड़ी। हाँ, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है हमारे मुख में। लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके बाद जीभ पाया जाता है, दांत पाया जाता है। जीभ पर विभिन्न प्रकार के स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। अगला वाला क्वेश्चन ले लिए, चलिए इसको करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जबड़े की हड्डी में ऊपरी जबड़े की हड्डी अचल है और निचले जबड़े की हड्डी चल है। हमारे खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 29 गो। 29। हमारे खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 होती है, जिसमें चेहरे में क्या हड्डी? चेहरा में 14 हड्डी। चेहरा में 14 हड्डी चेहरा में। कान में 6 हड्डी, कान में 6 हड्डी। क्रेनियम में 8 हड्डी तथा एक हाइड हड्डी पाई जाती है। हाइड हड्डी, हाइड बोन कहा जाता है, जिसे हाइड हड्डी। हमारे खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है, जिसमें चेहरा में 14 गो। चेहरा में 14 गो हड्डी। उसके बाद 6 गो कान में। कान में क्या हड्डी? 6 गो। क्रेनियम में कितनी हड्डी? 8 हड्डी तथा एक हाइड हड्डी पाई जाती है। ठीक है, इसमें अब बहुत जल्दी, मतलब 2-4 गो क्वेश्चन है, इसको 2-4 क्वेश्चन करिए लेते हैं, तभी पूछ लेंगे क्या? ठीक।
अच्छा बोलो तो फेफड़े की हड्डी की संख्या कितना जोड़ा होता है? 12 फेफड़े की हड्डी की संख्या 12। फेफड़े की हड्डी की संख्या 12 फेफड़े की हड्डी की संख्या 12 जोड़ा होता है। 12 जोड़ा होता है जिसे रिब्स कहा जाता है। फेफड़े की हड्डी की संख्या 12 जोड़े होता है जिसे रिब्स कहा जाता है। ऊपरी बाहों में एक हड्डी पाया जाता है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। ऊपरी बाहों में एक हड्डी पाया जाता है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, जबकि निचली बाहों में 2 हड्डियां पाई जाती है जिसे रेडियो एवं अल्ना कहा जाता है। समझ रहा है? ऊपरी बाहों में एक हड्डी पाई जाती है, ऊपरी बाहों में एक हड्डी पाई जाती है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, और निचली बाहों में 2 हड्डी पाई जाती है जिसे रेडियो एवं अल्ना कहा जाता है। निचली पैर में 2 हड्डी पाया जाता है जिसे टिबिया एवं फेबुला कहा जाता है। निचली पैर में 2 हड्डियां पाई जाती है जिसे टिबिया एवं फेबुला कहा जाता है। और इसमें क्वेश्चन छूट गया है, जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? त्वचा। त्वचा के कितने भाग होते हैं? 3 कौन कौन? तेजी से नाम बोलो। बाह्य त्वचा, मध्यवर्ती त्वचा, वैश्य उत्तक। बाह्य त्वचा, मध्यवर्ती त्वचा और वश्य उत्तक, जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और एडिपोज टिश्यू। और उष्मा प्रतिरोध का काम कौन करता है? वश्य उत्तक। उष्मा को रोकने का काम वश्य उत्तक करता है। इसमें अच्छा बोलो, इसमें रक्त नलिका नहीं पाई जाती। किसमें रक्त नलिका नहीं पाई जाती? मध्यवर्ती बाह्य त्वचा में रक्त नलिका नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मध्यवर्ती त्वचा में। मध्यवर्ती त्वचा में रक्त नलिकाएं पाई जाती है, जिससे होकर के रक्त कौन सी होता है? स्रावित होता है। रक्त प्रवाहित होता है या स्रावित होता है? रक्त प्रवाहित होता है। तो अब है बाहर के तापमान के शरीर के अंदर तथा अंदर के तापमान के शरीर के बाहर जाने से कौन रोकता है? वश्य उत्तक। वश्य उत्तक, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिगर, लीवर या कलेजी का था। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगा? यकृत ग्रंथि होगा, जिसे लीवर कहते हैं या कलेजी कहते हैं या जिगर कहते हैं। बाबुल कुमार समझ रहा है? ध्यान देना है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अमाशय, अग्नाशय। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि छोटी ग्रंथि। हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि छोटी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे दूसरे नंबर पर जो छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर की लंबी हड्डी फीमर हड्डी, जंग में पाते हैं। छोटी हड्डी स्टेपीज या स्टेप्स। हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक इनामेल बोन। उत्तक का बात आएगा, कठोर उत्तक यानी टिश्यू का बात आएगा तो बोन हो जाएगा। ठीक है। अब मुलायम उत्तक। हमारे शरीर का सबसे मुलायम उत्तक कौन सी हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। यानी रक्त क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। यानी हमारे शरीर के सबसे मुलायम उत्तक रक्त। हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक हड्डी यानी बोन। हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक बोन। हमारे शरीर की सबसे कठोर उत्तक बोन यानी हड्डी। हमारे शरीर के सबसे मुलायम उत्तक कौन सी हो जाएगा? रक्त हो जाएगा, जिसे हम ब्लड कहते हैं। अब देखो, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या हो जाएगा? इनामेल। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल हो जाएगा। हमारे हड्डी का मुख्य घटक कौन सी है? फॉस्फेट है। हमारे हड्डी का मुख्य घटक फॉस्फेट है। अब बोलो, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन। हाँ, हमारे हड्डी में जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और अब बोलो, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन उपास्थि में पाया जाता है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। बोन में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, बायोलॉजी को अब यहीं तक रहने दिया जाए। इस पे हम आगे कल चर्चा करेंगे। अब हम कुछ विविध ज्योग्राफी कर लिया जाए। ज्योग्राफी में कल बहुत कम क्वेश्चन हुआ था। कल कारण शुरुआत था, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे बेहतर होगा। तो शुरुआती दौर है, हम लोग आज भारत का परिचय फिर से कर लेते हैं एक बार। तेज़ गति से फिर से एक बार कर लेते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे
इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया बाबुल एक बार टाइम देखो तो कितना हुआ उसमें ड्यूरेशन कितना 34 मिनट। चलिए इंडियन ज्योग्राफी को अगले दिन किया जाएगा, विविध का टॉपिक कुछ कर लेते हैं। अच्छा समाधि स्थल कर लेते हैं, विविध में हम क्या कर लेंगे, समाधि स्थल। अच्छा बोलो राजघाट जो है किनका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, एमजी गांधी यानी महात्मा गांधी, एमजी। राजघाट जो है महात्मा गांधी यानी राज करे महात्मा, राज करे महात्मा। जो महात्मा होते हैं क्या करते हैं, राज करते हैं, यानी महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट। शांतिवन, शांतिवन किसका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जो है समाधि स्थल मतलब क्या, जहां उनको क्या किया गया है, उनका संस्कार किया गया है, अंतिम संस्कार, वही तो समाधि स्थल हुआ। जवाहरलाल नेहरू का जो JL नेहरू का जो समाधि स्थल है वो है शांतिवन। महात्मा गांधी का राजघाट। और लाल बहादुर शास्त्री का सदैव अटल समाधि स्थल किसका है, लाल बहादुर शास्त्री, सदैव अटल लाल बहादुर शास्त्री। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल राजघाट महात्मा गांधी। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्मभूमि जो है किनका समाधि स्थल है, शंकर दयाल शर्मा। चैत्राभूमि बाबा साहब, चैत्राभूमि बाबा साहब यानी डॉक्टर बाबा साहब विश्वरत्न, यानी विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल का नाम है वह है चैत्राभूमि। समता स्थल जगजीवन राम, समता स्थल जगजीवन राम। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद उदय भूमि KR नारायण, किशन घाट चौधरी चरण सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। तो टाइम हम लोग आधा घंटा ही करने का डिसाइड किए हैं, फैसला किए हैं, कारण थोड़ा MB को भी देखना पड़ता क्या, तो धीरे धीरे इसको हम 1 घंटा पर लेके जाएंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो एगो लास्ट क्वेश्चन हम बाबुल से ऋषिदेव से पूछ लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल सही। आज के से लड़का तो यहीं पर इस क्यूज को रोक मतलब विराम दिया जाए। आगे का जो है कल से होगा, कल से टॉपिक हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।